बीए प्रथम वर्ष के इतिहास पेपर में हर्षवर्धन के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने मौर्य शासकों के बारे में अध्ययन किया था, लेकिन जो व्यक्ति विशेष है उस व्यक्ति विशेष में आज हर्षवर्धन के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। फिर अपन बारी बारी से एक बार व्यक्ति विशेष का विवरण हो जाए तो उसके बाद जितनी भी स्थापत्य कला है यानी कला, संस्कृति और उसका जो प्रशासन है उनके बारे में एक एक करके वापस विवरण प्रस्तुत करेंगे। लेकिन अपने लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक है हर्षवर्धन। चूंकि अपने जो सिलेबस है उस सिलेबस में हर्षवर्धन और पृथ्वीराज चौहान इन दो टॉपिक्स पे महत्वपूर्ण रूप से बड़े निबंधात्मक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए सबसे पहले मैंने इसको लेने की कोशिश की है ताकि एक चैप्टर अपना कंप्लीट हो जाए। जो हर्षवर्धन है, हर्षवर्धन के शासनकाल में ऐसी क्या क्या घटनाएं घटित हुई है, उसकी राजनीतिक उपलब्धियां क्या थी, सामाजिक सांस्कृतिक उपलब्धियां क्या रही, उसके बारे में पूरा विवरण पढ़ेंगे। लेकिन हर्षवर्धन किस वंश से संबंधित था, इससे पहले भारत की राजनीतिक स्थिति क्या थी। कहते हैं कि भारत में मौर्य और गुप्त काल दो बड़े राजवंश हुए हैं जिन्होंने भारत को स्थायित्व प्रदान किया। राजनीतिक क्षेत्र में बड़ी महत्वपूर्ण उपलब्धियां रही हैं इनकी। लेकिन जैसे ही गुप्त काल का पतन हुआ, उस गुप्त काल के पतन के बाद कहते हैं कि भारत में राजनीतिक क्षेत्र में एक शून्यता की स्थिति आ गई। नई नई जगह नए नए राजवंशों का उदय हुआ। यानी हिंदुस्तान में अगर कहा जाए कि सामंतवाद का जो उदय हुआ है वो गुप्त काल के अंतिम दिनों में हुआ है। इसका मतलब गुप्त काल के बाद में सामंतवाद का दौर शुरू हो गया और कहते हैं अब भारत टुकड़ों में बंटने लग गया। लेकिन हर्षवर्धन एक ऐसा शासक है जो वापिस जो गुप्त काल और मौर्य काल में भारत की कहते हैं जो महत्व था, भारत का जितना राजनीतिक रूप से विस्तार था, उसको वापिस वही स्थिति प्रदान करेगा, वो शासक है हर्षवर्धन। पहले हर्षवर्धन के प्रारंभिक जीवन के बारे में पढ़ते हैं। हर्षवर्धन का जो प्रारंभिक जीवन है वो क्या है। देखिए, हर्षवर्धन जिस वंश से रिलेटेड है उसका नाम था पुष्यभूति वंश। लेकिन क्योंकि ये वर्धन नाम से ज्यादा फेमस हुए सब राजा, इसलिए कहते हैं कि पुष्यभूति वंश भी कहा जाता है इनको और इनको वर्धन वंश भी कहा जाता है। तो कहते हैं ये पुष्यभूति वंश का शासक था। या फिर इसको वर्धन वंश भी कहा जाता है। इसमें कई राजा हुए, लेकिन जो महत्वपूर्ण कहते हैं कि जो स्थितियां मजबूत हुई जहां से इतिहास में ज्यादा उल्लेख, जिनका विस्तार से वर्णन किया गया है, वो है प्रभाकर वर्धन। अब देखिए, प्रभाकर वर्धन जो है ये जिस जगह का शासक था वो था थानेश्वर, हरियाणा में। तो कहते हैं थानेश्वर का शासक था। इसका मतलब कई बार सवाल पूछा भी गया है कि वर्धन वंश की या पुष्यभूति वंश की जो प्रारंभिक राजधानी थी वो कौन से स्थान पे थी, तो वो थी थानेश्वर में। ठीक है, तो थानेश्वर से इनकी जो मूल राजधानी थी वो थानेश्वर में थी। अब प्रभाकर वर्धन वहां से शासन संचालित कर रहा है। इसी प्रभाकर वर्धन के अगर यूं देखा जाए तो 3 संतानों का उल्लेख मिलता है। एक राज्यवर्धन, दूसरा लड़का था हर्षवर्धन और एक लड़की थी राज्यश्री। ठीक है, तो प्रभाकर वर्धन के 3 संतानें थी, 2 पुत्र और 1 पुत्री, राज्यवर्धन, हर्षवर्धन और राज्यश्री। अब देखिए, हर्षवर्धन जो है उसके बारे में ये मान्यता है और कहा जाता है, इतिहास में ये लिखा हुआ है कि ये राजा बनने की दौड़ में नहीं था, क्योंकि उसका जो बड़ा भाई था राज्यवर्धन वो राज्य का वास्तविक उत्तराधिकारी था। अब ये चाहता था कि संन्यास धारण कर ले और ये संन्यास धारण करने के लिए ही तैयार हुआ था जिस समय प्रभाकर वर्धन की मृत्यु होती है। उसके बाद जैसे इसकी मृत्यु होती है प्रभाकर वर्धन की, उसके बाद राज्याभिषेक होता है राज्यवर्धन का। राज्यवर्धन का राज्याभिषेक हो जाता है और इसकी जो सिस्टर थी राज्यश्री, इस राज्यश्री का जो विवाह है वो कन्नौज में होता है। ध्यान रखना, गुप्त काल और मौर्य काल तक अगर मगध जनपद के लिहाज से देखें तो पाटलिपुत्र एक मुख्य प्रशासनिक केंद्र और राजनीतिक केंद्र था। लेकिन उसके बाद अगर गंगा और यमुना दोहाब के बीच में किसी महत्वपूर्ण स्थान ने वो स्थान
मतलब वो इस स्थान की वो योग्यता हासिल की, वो महत्व हासिल किया जो कभी पाटलिपुत्र में था, तो वो स्थान था कन्नौज, यानी इसका महत्व बहुत बड़ा था। उपजाऊ जमीन भी थी, कहते हैं उर्वरा भूमि के कारण यहाँ आर्थिक व्यवस्थाएं भी खूब थी, यानी कि कृषि ज्यादा पैदा होती थी, तो कृषि कार्य ज्यादा होने के कारण ये आर्थिक व्यवस्था का मुख्य केंद्र बन गया था। अब कन्नौज जो है वो राजनीतिक सत्ता का भी हेडक्वार्टर बन गया। अब किस प्रकार बनता है उसका पूरा क्रेडिट जाता है हर्षवर्धन को। जो हर्षवर्धन है वो इसको अपना महत्व दिलाएगा, और जब हर्षवर्धन का पतन होगा तो कहते हैं कन्नौज का इतना महत्व था कि इसी कन्नौज के लिए भारत में 3 राजवंशों में त्रिपक्षीय संघर्ष होगा, जो अपना अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है। वो होगा वो बंगाल का पाल वंश, साउथ इंडिया का राष्ट्रकूट वंश, और कहते हैं पश्चिमोत्तर भारत में एक राजवंश था गुर्जर प्रतिहार। इन तीनों के बीच में 200 वर्षों तक संघर्ष चलेगा, और आखिर में जाकर के इसमें जो सफलता मिलती है वो मिलती है गुर्जर प्रतिहार वंश को। लेकिन वो उसके बाद की बात है, लेकिन इसको जो महत्व प्रदान किया वो क्या था, हर्षवर्धन ने। अब राज्यवर्धन का राज्याभिषेक हो जाता है। बहन की शादी हो गई और ये सन्यास धारण करने के लिए जाता है, यानी ये सन्यासी बनना चाहता है, इसकी शुरू से इच्छा थी कि ये सन्यासी बनेगा। अब घटना ये घटित हुई कि बंगाल का शासक था गौड़ नरेश शशांक। ये क्या होता है, कन्नौज का शासक था ग्रहवर्मन, यानी कि राज्यश्री का पति। अब देखो ये गौड़ नरेश जो शशांक है, गौड़ बंगाल में है, अगर इसको बंगाल माना जाए तो भी सही होगा। अब गौड़ नरेश शशांक है वो कर देता है हमला, और कहते हैं कि वो राज्यवर्धन की हत्या कर देता है। ठीक है, अब राज्यवर्धन की हत्या हो जाती है तो कहते हैं प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के बाद राज्यवर्धन की हत्या हो जाती है, तो अब शासन का मुख्य उत्तराधिकारी वो हर्षवर्धन ही रहता है। तब कहते हैं जो वो सन्यास धारण करने जा रहा था, अब वो इच्छा त्याग देता है और वो वापिस सन्यासी जीवन से कहते हैं वापिस इस ग्रस्त जीवन में प्रवेश करेगा, और राजकीय यानी कि जो कामकाज है उसके राजा बनने के लिए उसके लिए तैयार रहता है। लेकिन जिस समय ये राज्यवर्धन का अंतिम संस्कार कर रहा होता है, उसी समय कहते हैं कि राज्यश्री का जो पति होता है उसको भी मार दिया जाता है, और राज्यश्री जो है वो सती होने के लिए जंगलों में भाग जाती है। और ये समाचार हर्षवर्धन को मिलता है अपने भाई के अंतिम संस्कार के समय। तो कहते हैं इस हर्षवर्धन के लिए बड़ी मुसीबत आ गई इस समय। कहते हैं जो परिस्थितियां इसने इस समय झेली है वो शायद किसी ने नहीं झेली हो। पिता की मृत्यु हो गई थी, भाई राज्यवर्धन की हत्या हो गई, अब जो राज्यश्री थी उसके पति की भी यानी बहनोई की भी हत्या हो गई, तो राज्यश्री दूसरा बहनों की हत्या हुई राज्यश्री खुद सती होने के लिए जा रही है। तो कहते हैं उसके उनमें अब कोई सहारा नहीं था, कोई पारिवारिक मेंबर नहीं बच रहा था। तब कहते हैं कि वो वहां से सीधा गया तलाश में राज्यश्री की, और राज्यश्री को आखिर में वो अपने गुप्तचरों की सहायता से ढूंढ लेता है। और जिस समय वो उसको ढूंढता है, जो उसको जब वो दिखती है राज्यश्री, उस समय वो सती होने के लिए कहते हैं लकड़ियों का पूरा जो शमशान घाट में जो तैयार करते हैं अंतिम संस्कार के लिए, वो पूरी लकड़ियां तैयार कर रखी थी और उसमें चढ़ने वाली थी कि तभी वहां हर्षवर्धन पहुंच जाता है, और हर्षवर्धन पहुंचकर अपनी बहन को बचा लेता है। बाद में जो हर्षवर्धन है ये अपना राज्याभिषेक करवाएगा, और राज्याभिषेक कहाँ होगा इसका, थानेश्वर, यानी अभी भी इनकी राजधानी कहाँ है, थानेश्वर, कन्नौज, जबकि इसकी बहन का ससुराल है। लेकिन क्या स्थिति आती है कि वो कन्नौज तक जाता है जब इसके पति की हत्या होती है। अब राज्यश्री काम नहीं संभाल रही है, तब कहते हैं कि जब राज्यश्री काम नहीं संभाल रही है तब हर्षवर्धन इस कन्नौज पर भी यानी कन्नौज का शासन यानी अपनी बहन की तरफ से भी शासन कौन संभालता है, हर्षवर्धन। और कालांतर में हर्षवर्धन इतना शक्तिशाली हो जाता है कि हर्षवर्धन की दूसरी राजधानी हो जाती है कन्नौज, ये उसकी दूसरी राजधानी थी, जबकि उसकी प्रारंभिक राजधानी क्या थी, थानेश्वर। अब इस प्रकार वो कन्नौज पर अपना अधिकार करता है। अब जो हर्षवर्धन है वो अपने राज्य को इतना विस्तार देता है कि इसका जो राज्य है वो कश्मीर से लेकर नर्मदा तट तक था, और अगर यूं देखा जाए तो कहते हैं तक्षशिला से लेकर के बंगाल तक इसने अपना अधिकार बना रखा था। बस उसका जो दक्षिण का विस्तार है वो नर्मदा तट तक था, और वो मैं आपको जब इसका राजनीतिक उपलब्धियां बताएंगे तब मैं बताऊंगा कि ये पुलकेशिन द्वितीय से नर्मदा नदी के तट पे एक युद्ध में हार गया था, उससे उसकी आगे सीमाएं नहीं गई थी। ये है उसका प्रारंभिक इतिहास। अब उसके राज्याभिषेक और उसके बारे में पढ़ते हैं कि इसका जन्म क्या हुआ। अब पर्सनली व्यक्तिगत रूप से हर्षवर्धन को पढ़ते हैं, एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए।
अब देखिए प्रारंभिक जीवन में कहते हैं कि राज्यवर्धन का जो हर्षवर्धन का जो जन्म है वो 590 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, इसके पिता का नाम प्रभाकर वर्धन था। अब क्या हुआ कि ये जो शासक बनता है वो बनता है 606 ईस्वी में। 606 ईस्वी में इसका राज्याभिषेक होता है, यानी राज्याभिषेक के समय इसकी जो उम्र है वो 16 वर्ष थी। तो 606 ईस्वी में राज्याभिषेक हुआ, और राज्याभिषेक हुआ तब कहते हैं कि इसकी जो तत्कालीन परिस्थितियां थी वो बड़ी विकट परिस्थिति थी, और विकट परिस्थितियों में इसने अपना राजकाज संभालना शुरू किया था। कहते हैं कि जब विकट परिस्थितियां आई तो उनका सामना हर्षवर्धन ने इतनी कहते हैं अपनी चतुराई से किया कि यही हर्षवर्धन भारतीय इतिहास का एक महान व्यक्तित्व के रूप में प्रसिद्ध हो गया। अब देखो जो 606 ईस्वी में शासन करता है वो इसकी जो मृत्यु हो गई वो 647 में। ये हर्षवर्धन के बारे में व्यक्तिगत विवरण है। 646 में मृत्यु हो जाएगी, 606 में, यानी कि ये भारत पे 41 ईयर शासन करता है। 41 वर्ष तक इसने शासन किया है। ठीक है, ये हर्षवर्धन के बारे में व्यक्तिगत रूप से जो इसकी विवरण है वो है। इसके अलावा ये शासक बनता है तो कहां कहां आक्रमण करेगा, इसके शासनकाल में क्या क्या घटनाएं घटित हुई है। कहते हैं कि इसी के शासनकाल में भारत में एक चीनी यात्री आया था, नाम था हैनसांग। नाम याद रह जाएगा, हैनसांग किसके शासनकाल में आया है? हर्षवर्धन। ह से ह याद रखना है। हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत में एक यात्री आया जिसका नाम था हैनसांग। ये 629 ईस्वी में भारत की यात्रा पे आया था। ये चाइना से 629 ईस्वी में रवाना हुआ था, तो इसका मतलब वो यहाँ आया, और इसने जो अपना अध्ययन किया वो नालंदा यूनिवर्सिटी में किया था, यानी नालंदा विश्वविद्यालय में ये पढ़ने के लिए आया था। अब जो ये हैनसांग है इसने जो अपना विवरण दिया है, यात्रा वृत्तांत पूरा लिखा है, इसकी एक ग्रंथ है, उस ग्रंथ का नाम है सी यू की। इसने एक पुस्तक लिखी भारत के बारे में, उसका नाम था सी यू की। इससे पहले मैंने एक बार बताया था चंद्रगुप्त मौर्य के समय, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय, उस समय भारत में एक चीनी यात्री आया था फायान। उसने एक पुस्तक लिखी थी अपनी फा यू की, यानी उसने अपना वृत्तांत लिखा है, इसने लिखा है सी यू की। अब इस ग्रंथ में जो हैनसांग है इसने किसके बारे में लिखा है? तो मूल रूप से तो हर्षवर्धन के बारे में तो वो लिख रही है कि हर्षवर्धन के शासनकाल में क्या क्या घटनाएं घटित हुई। इसके अलावा वो नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना हुई थी और उसका संस्थापक था कुमारगुप्त, तो कहते हैं उस कुमारगुप्त के बारे में भी वो विवरण प्रस्तुत करता है। तो कुमारगुप्त और हर्षवर्धन के इतिहास की जानकारी प्राप्त करनी है तो कहते हैं विदेशी जो साहित्य है उसमें हैनसांग का एक इंपॉर्टेंट साहित्य है सी यू की। ठीक है, अब देखो हर्षवर्धन के बारे में ये विवरण भी प्रस्तुत कर रहा है, लेकिन इसी शासनकाल में कहते हैं कि ये जो हर्षवर्धन है ये शैव धर्म का मतावलंबी था। अब इसने अपने शासनकाल के दौरान एक तो कन्नौज धर्मसभा, कन्नौज व प्रयाग धर्मसभाओं का आयोजन करवाया था। अब ये दोनों धर्मसभाएं इतनी फेमस है कि आज भी इनको याद किया जाता है। सबसे पहले अपन कन्नौज के बारे में पढ़ते हैं। जो कन्नौज धर्मसभा है विशेष करके ये बौद्ध मत को मानने, यानी बौद्ध मत है उसका प्रचार हुआ इसमें, लेकिन वो भी किसका? बौद्ध मत में भी इसके जो प्रचार हुआ है वो बौद्ध मत की एक शाखा है महायान, हीनयान क्या ना होकर के महायान शाखा का प्रचार ज्यादा हुआ है। और इस मत को मानने वाला था हैनसांग, यानी हैनसांग किस मत को मानता था? हैनसांग मानता था महायान शाखा को। और कहते हैं कि इसी समय इतना महायान शाखा का प्रभाव पड़ा हर्षवर्धन पे कि हर्षवर्धन ने खुद बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया और वो महायान शाखा का एक सदस्य बन गया। यानी वो महायान शाखा से कौन जुड़ा? हर्षवर्धन। तो कहते हैं अंतिम दिनों में इसने अपना धर्म चेंज किया था। अब हैनसांग जो है, जब कन्नौज धर्मसभा हुई तो उसमें पूरी तरह से सिर्फ बौद्ध मत को महत्व दिया गया, और कहते हैं इसका इतना प्रचार हुआ। और इस जो कन्नौज धर्मसभा का जो अध्यक्ष था
वो अध्यक्ष था हैंसान। ये महत्वपूर्ण है, यानी कन्नौज धर्म सभा की अध्यक्षता किसने की थी? हैंसान ने की थी। बौद्ध मत का प्रचार हुआ था, महायान शाखा से संबंधित है, और कहते हैं इस शाखा का इतना प्रभाव था हर्षवर्धन पे कि हर्षवर्धन ने खुद अपना धर्मांतरण कर लिया था। अब दूसरी सभा जो है वो है प्रयाग। जो प्रयाग धर्म सभा है ये हिंदू दर्शन से संबंधित थी। कहते हैं कि जहां गंगा यमुना का जो संगम स्थल था प्रयाग, उस पे कहते हैं खुली जमीन के ऊपर ये धर्म सभा आयोजित की गई थी। इस पे कोई महल वगैरह नहीं थे और खुली धर्म सभा हुई थी, और उसमें कहते हैं इतने लोग इस धर्म को मानने वाले अनुयायी थे, वो सब इकट्ठे हुए थे। ये क्या कहते हैं, इसका इतना जबरदस्त प्रचार हुआ कि हर्षवर्धन के शासनकाल की दो बड़ी उपलब्धियां हो गई धर्म के क्षेत्र में, एक कन्नौज के रूप में और एक प्रयाग के रूप में। प्रयाग हिंदू धर्म से को डेडिकेट करती है, जबकि कन्नौज जो है वो बौद्ध धर्म की महायान शाखा को। लेकिन इस प्रयाग धर्म सभा से एक चीज शुरू हुई और वो हुई कुंभ। जो कुंभ का मेला है, इसको जो प्रारंभ हुआ वो हुआ हर्षवर्धन के शासनकाल में, इसलिए कुंभ मेले का प्रारंभ माना जाता है हर्षवर्धन के शासनकाल से। तो हर्षवर्धन को कुंभ मेले के शुरुआत करने का क्रेडिट जाता है। ये दो बड़ी धर्म सभाएं आयोजित हुई। इसका मतलब ये सभी धर्मों का समान आदर करता था। तो दोस्त ये हो गई। इसके अलावा इसके दरबार में एक इतिहासकार था, बाणभट्ट, जिसने हर्षचरित और कादंबरी की रचना की। हर्षचरित और कादंबरी की रचना किसके शासनकाल में हुई है? हर्षवर्धन के। किसने लिखी है? बाणभट्ट ने। इसका मतलब बाणभट्ट इसका दरबारी इतिहासकार था, बहुत बड़ा कवि था। लेकिन इसके दरबार में एक इतिहासकार था, जयसेन, बड़ा महत्वपूर्ण नाम है। ये कहते हैं कि उस दौर में इतना बड़ा महान कवि और कहते हैं साहित्यकार था कि ये अपनी तुलना कालिदास से करने लग गया था और वो खुद को कालिदास के समान मानता था। वो आदमी था जयसेन। तो इसको भी महत्वपूर्ण रूप से याद रखना है। बाणभट्ट को भी याद रखना है, उसने हर्षचरित और कादंबरी की रचना की है। इसके अलावा अपने लिए महत्वपूर्ण है हैंसान, जिसने इसके शासनकाल में यात्राएं की थी। और कहते हैं इस व्यक्ति की मृत्यु 647 ईस्वी में होती है। और जब तक ये जिंदा रहा तब तक इसने पूरी भारतीय राजनीतिक जो शक्तियां हैं उनको सुदृढ़ रूप से व्यवस्थित कर रखा था। यानी इसके शासनकाल में भारत लगभग वापिस एकता के सूत्र में बंध गया था। लेकिन इसी के शासनकाल में इसने जब दक्षिण भारत का अभियान किया, तो कहते हैं युद्ध लड़ा गया नर्मदा के तट पर। और इस युद्ध में ये पुलकेशिन जो द्वितीय था उससे हार जाता है। यानी कि ये इसके जीवन की एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है, जिसमें हैंसान पुलकेशिन द्वितीय से नर्मदा नदी के तट पर लड़े गए युद्ध में पराजित हो जाता है। और कहते हैं उसके लिए अब साउथ इंडिया में जाने का रास्ता यहाँ से बंद हो जाता है। तो कहते हैं वो नर्मदा नदी तक उसके भौगोलिक विस्तार था पूरे साम्राज्य का। तो पुलकेशिन द्वितीय से वो किसमें, और इस चीज का पूरा वर्णन उसका एक अभिलेख है ऐहोल अभिलेख में वर्णन है। तो ऐहोल अभिलेख किससे संबंधित है? तो आपके ये भी हो जाएगा कि इसमें हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय दोनों के इतिहास की जानकारी मिलती है, और वो है ऐहोल अभिलेख। तो इसके बारे में ये महत्वपूर्ण अभिलेख है। बट जब हर्षवर्धन का पतन हुआ, मैंने पहले कहा था गुप्तोत्तर काल यानी गुप्त वंश के पतन के बाद भारत में राजनीतिक शून्यता की स्थिति आ गई थी। उसको वापस सुदृढ़ किया था हर्षवर्धन ने। और हर्षवर्धन ने कन्नौज का महत्व इतना बढ़ा दिया था कि कन्नौज को प्राप्त करने के लिए आने वाले राजवंशों में लगातार युद्ध छिड़ते गए। और कहते हैं कि जैसे ही हर्षवर्धन का पतन हुआ, अब वापिस क्षत्रिय जो छोटे छोटे राजवंश थे उन्होंने वापिस कन्नौज पर अधिकार करने के लिए कहते हैं अपनी राजनीतिक जो इच्छा शक्ति थी उनको जागृत कर दिया, और अब कन्नौज पर अधिकार करने के लिए वो आपस में संघर्षरत हो गए। और इस संघर्षरत में 3 वंश आएंगे अपने लिए, पाल, राष्ट्रकूट, और जो तीसरा आएगा वो आएगा गुर्जर प्रतिहार। और इन तीनों में जो संघर्ष छिड़ता है उसी संघर्ष को कहा गया है त्रिपक्षीय संघर्ष, त्रिवर्गीय संघर्ष। और ये अपन पढ़ेंगे जो नेक्स्ट टॉपिक है अपना त्रिपक्षीय संघर्ष के बारे में। उसमें जब वो कन्नौज के लिए
अपने मतलब कहते हैं कन्नौज की प्राप्ति के लिए आपस में भिड़ जाते हैं और बारी बारी से भिड़ते हैं और 200 वर्षों तक ये युद्ध होता रहता है। और इसी युद्ध के फलस्वरूप भारत की राजनीतिक घटनाक्रम इतने खराब हो गए थे, कहते हैं आपस में लड़ लड़ करके इतने कमजोर हो गए कि अब विदेशियों को वापस भारत पे आक्रमण करने का मौका मिल जाता है। तो कहते हैं ये भारत की कमजोर कड़ी साबित हो गए थे। लेकिन फिर भी इस घटनाक्रम में भी जो गुर्जर प्रतिहार थे, इन्होंने पश्चिमी सीमा से होने वाले आक्रमणों को लगातार 200 वर्षों तक रोक के रखा था। ये क्रेडिट जाता है गुर्जर प्रतिहारों को। लेकिन फिर भी इतना तो कहा जा सकता है कि जो देन हर्षवर्धन की थी वो हर्षवर्धन के उत्तराधिकारी नहीं दे सके। और कहते हैं उसके हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद जो भारत में शून्यता आई, वही भारत को कहते हैं कि अलग अलग टुकड़ों में बांट गई। और यहीं से भारत में सामंतवाद का कहते हैं जो प्रचार हुआ वो खतरनाक रूप से हो जाता है और छोटे छोटे राज्यों का उदय शुरू हो जाएगा। कल के टॉपिक में हम दूसरा कोई टॉपिक लेकर के आएंगे। आज के लिए हर्षवर्धन है। धन्यवाद।